गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए आज मैथ का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और जैसे कि मैथ की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं कि जैसे कि कल मैंने आप लोग को सिलेबस को लेकर के एक वीडियो बनाकर मैंने दिया था। उस वीडियो से कहीं ना कहीं सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है, कितना सिलेबस पढ़ना है इस बार, ठीक है। और उसी सिलेबस में से मैं कहीं ना कहीं आप लोग को जो पढ़ाया हूँ उसमें आप लोग को अभी तक का मैंने जो टोटली पढ़ा दिया है वो 2 चैप्टर्स, मतलब कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री, एक मिनट, जो चैप्टर्स फिनिश किया मैंने वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और बहुपद, और तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से टोटली पार्ट नहीं, उसमें से कुछ पार्ट कट गए हैं, तो जो पार्ट कटा है उसको मैं डिफाइन कर दूंगा और ट्रिग्नोमेट्री का एक रिवीजन क्लास का मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी चीज़ों को डिटेल में समझा करके आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले के जितने भी क्लास के वीडियो हैं, अगर किसी को कोई वीडियो नहीं मिला है या नहीं देखा है या इसको भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक बार मैसेज करके वो अपने उन सारे प्रीवियस वीडियो के लिंक को ले सकता है और वहाँ से वो अपने प्रीवियस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि बहुपद मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का जो चल रहा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इस समीकरण में मैंने बताया था कि 3 मेथड हैं और 3 मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, सेकेंड है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कह सकते हैं वृत्त गुणनखंड विधि। इस पूरे तीनों विधियों में मैंने एक फर्स्ट विधि जो था, फर्स्ट मेथड जो था, उसको मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया, एक्सरसाइज और मेथड को भी बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, और सेकंड मेथड जो हम लोग का है वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड को हम हिंदी में विलोपन विधि बोलते हैं, और विलोपन विधि कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इजी, सबसे इजी हमारा यही एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं हम लोग को अच्छे नंबर भी मिलते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कह सकते हैं कि और जो लैम्बर्ट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें इसी मेथड से जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो इजी वे में समझ सकते हैं कि ये पॉइंट जो है बहुत इजी है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो चलते हैं विलोपन विधि को समझते हैं। विलोपन विधि क्या है कि एलिमिनेशन मतलब कि एलिमिनेट कर देना और फिर मान को निकाल देना। जैसे कि सभी को पता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c 0 है। और यहाँ सभी को पता भी है, मैं सबको एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ कि a b c एज ए कांस्टेंट होता है एंड x इज ए वेरिएबल एंड y इज ए वेरिएबल। ये हमारा वेरिएबल है और ये भी हमारा वेरिएबल है और ये भी हमारा, बस यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और 3 चीज हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब ये 3 कांस्टेंट है, लेकिन इन 3 कांस्टेंट को हम कहीं ना कहीं ऐसे समझ सकते हैं कि ये कांस्टेंट सही है, अदरवाइज ये a x का कोफिशिएंट भी कहलाता है, b y का कोफिशिएंट भी कहलाता है। और इस तरीके के इक्वेशंस हमें 2 मिलेंगे, 2 इक्वेशंस मिलेंगे और उन 2 इक्वेशनों को अगर यहाँ पर समझ लें a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, इन 2 इक्वेशन सारे कह सकते हैं सारे जितने इक्वेशंस हमको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है, 2 इक्वेशंस मिलेंगे और बोला जाएगा कि विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से x और y का मान निकालिए, ठीक है। तो विलोपन विधि से x और y का मान अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, अब हम लोग उस पर चलते हैं और इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन के थ्रू से हम लोग समझते हैं तो वहां पर आसानी समझ में आएगा। समझाने से पहले एक बार और थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि विलोपन मतलब ये होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो और दूसरे से मान को निकाल लो। तो अब एक को खत्म कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 हमारा यहाँ पर है एलिमिनेशन मेथड पे, सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड पे ही लगाने हैं। अब यहाँ पर
4 एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे 3.4 एक्सरसाइज का कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। देखो इसमें पहला जो है पहले में 4 पार्ट है और 4 पार्ट में मैं बता दूं कि मुझे पता है कि 4 में मैं चारों नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा और वो भी सबसे टफ वाले क्वेश्चन। इसलिए क्योंकि अगर मैं इजी बताऊंगा तो मुझे फिर से वही टफ क्वेश्चन बताना पड़ेगा और फिर से कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन बताने पड़ जाएंगे। और अगर मैं टफ को बता दूंगा तो वहां से इजी वाले तो आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 बताता हूं मैं कि ये कैसे लगेगा। अब 4 जो है पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं और 1 मिनट क्वेश्चन नोट करने से पहले थोड़ा यहाँ पर स्पेस और कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 और नेक्स्ट है x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। देखो यहाँ पर मुझे पता है कि ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से पहले 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे बहुत बार मिस्टेक हो गया है। और x/2 2y/3 -1 x - y/3 3, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसको फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको हम लोग सेकेंड नाम दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देखो इस इक्वेशन को देखने में थोड़ा सा डर लग रहा होगा काफी स्टूडेंट को। क्यों डर लग रहा होगा? क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है। फ्रैक्शनल फॉर्मेट में जब आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इक्वल कैसे करें, कैसे क्या करें। तो इसके लिए मैं बता दूं कि कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल फॉर्मेट का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बस और बस सिंपल सा एक मेथड में बताने जा रहा हूँ। उस मेथड से आप लोग उसको क्या करिए, एक नॉर्मल इक्वेशन में बदल दीजिए और नॉर्मल बदलने के बाद आप लोग को सॉल्व करने में काफी इजी हो जाता है। नॉर्मल इक्वेशन में कैसे बदलाएगा वो देखिए। यहाँ से मैं सबसे पहले समीकरण 1 को लेता हूँ। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट से हमारा x/2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हम लोग को कि 2y/3 है और यहाँ -1। तो यहाँ पर हमें 2 और 3 का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर मतलब ये जरूरी नहीं कि इधर साइड में, अगर इधर भी कोई नंबर है अपॉन में तो सभी का एक साथ एलसीएम ले लीजिए और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 से दोनों टर्म में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो यहाँ हो जाएगा 6 × x/2 प्लस 2y/3 × 6 और ये हो जाएगा -1 × 6 और यहाँ से 2 3 जा 6 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4y = -6। समीकरण नंबर इसे हम दे देंगे 3, ठीक है। इस तरीके से हमें एक समीकरण यहाँ मिल जाएगा और सेम प्रोसीजर हमें समीकरण नंबर 2 में भी करना है। अब समीकरण नंबर 2 को भी करना कैसे है, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूमरेटर में क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर पक्षों में गुणा करने पर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 × x - 3 × y/3 = 3 × 3 और यहाँ से जो हो जाएगा कंप्लीटली ये 3 - y = 9। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा ये। और इस तरीके से 3 और 4 इन दोनों इक्वेशनों को हम लोग लेंगे और फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड को लगा करके सॉल्व करना चाहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज ही देखना है कि देखो पहले तो एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 3x
प्लस 4y इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 3 है ये। एलिमिनेशन मेथड मतलब कि यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, विलुप्त कर देना है। तो कैसे विलुप्त होगा, यहाँ पे जो x हो उसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 3 है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। बाय द वे अगर नहीं इक्वल है, मान लेते हैं जैसे ये टर्म इक्वल नहीं है, तो आप लोग को करना क्या है कि 4 से इस वाले समीकरण में गुणा कर देना। जैसे 4 से करोगे गुणा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और यहाँ -4y इक्वल टू 9 4 जा 36 और उसके बाद फिर हम y वाले टर्म को विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ऑलरेडी x का टर्म हमारा इक्वल दिख रहा है तो हमें किसी में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक लाइन ड्रा करेंगे। बेसिकली यहाँ पर लिखा जाता है घटाने पर, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लीजिए घटाने पर। तो घटाएंगे जब, सब्सट्रैक्ट जब होगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमारा ये प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैंने कहा था ना, एक वेरिएबल को खत्म करना है, विलुप्त करना है, एलिमिनेट कर देना है, बाकी बचा दूसरा टर्म। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, लेकिन साइन आता है माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा -5y इक्वल टू प्लस और ये तो 9 और 6 ये हो जाएगा 15 और यहाँ से निकाल लेंगे y इक्वल टू 15 अपॉन -5। कहने का मतलब यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -3। अब y का मान -3 आ गया है तो बहुत सिंपल सा है। y का मान अगर हम समीकरण नंबर किसमें रख दें, समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो या 4 में रखो, सारे समीकरण से एक ही मान आएगा। ट्राई कर सकते हो तुम लोग। अदरवाइज मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लूंगा और समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x बाई, एक मिनट एक काम करते हैं, एक्चुअली ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है तो इसको मत यूज करो, इसको यूज करो, चाहे 3 को यूज करो और चाहे 4 को यूज करो। तो हम लोग ले लेते हैं, क्या करते हैं, 3 को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समीकरण नंबर 3 डाल दो, जिससे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा और इजी हो जाएगा। 3x + 4y, 3x + 4y, y का मान कितना है, -3, -3 इक्वल टू यहाँ पर कितना, -6, तो ये हो जाएगा 3x - 12 इक्वल टू -6 और 3x इक्वल टू -6 प्लस 12 और x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 6 अपॉन 3, या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 3 2 6, सॉरी 3 2 6। यहाँ से हमें मिल गया तो x बराबर 2 y बराबर -3। ये हमारा इक्वेशन का सॉल्व हो गया और सॉल्यूशन मिल गया x और y का मान, ठीक है। इसको आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, कहीं ना कहीं जो भी मैंने किया है वो पूरी प्रोसीजर को समझ लीजिए। अगर कहीं से कोई चीज़ का कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए कि हाँ सर यहाँ पर कन्फ्यूजन है, ये नहीं क्लियर हुआ। मैं उसके लेकर के एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोग को जरूर दे दूँगा, या जैसे भी होगा मैं उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूँगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। आई थिंक नोट हो गया होगा, और नोट हो गया तो फिर आगे हम चलते हैं। देखो आज ये वीडियो मिलने के बाद नेक्स्ट डे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे आपका डाउट क्लास रहेगा। तो डाउट क्लास का टाइमिंग जो है वो मैं बता दूँ, मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर 2 o'clock के बीच में आप अपना जो भी डाउट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस भी तरीके से आपको पूछना होगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं 10 से 2 बजे के बीच में बैठा भी रहूँगा ऑनलाइन, कि हाँ किसी अगर आता है मैसेज तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर किसी काम में बिजी हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, तो भी मैं उसको कहीं ना कहीं शाम तक रिप्लाई दे दूँगा। तो आज से आप लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, समझने के साथ साथ में अपना डाउट भी क्लियर करते चलिए, ठीक है।
इसीलिए हफ्ते में कहीं भी वीक में मैंने 3 दिन वीडियो बनाने की सोचा है और 3 दिन डाउट क्लियर करने की सोचा है। और यकीन मानिए इस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँगा तो कंप्लीट कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग का शेड्यूल सेट हुआ है, स्टडी का पूरा कैलेंडर आया है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं दिसंबर से पहले ही इसको खत्म करूँगा पूरी कहीं मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को हमें एलिमिनेशन विलोपन विधि से ही लगाना है। अब विलोपन विधि को सभी को मैंने बता भी दिया है, एक क्वेश्चन हो भी गया है, और इस पे अब वर्ड प्रॉब्लम वाले का मैं इक्वेशन बना दूंगा और उसका बाकी का काम करने का काम आप लोग का रहेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो चीज़ें निकालनी होती हैं, जैसे अगर कोई पूछा भिन्न क्या है तो भिन्न को तुम्हें नेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर कोई पूछा कि संख्या क्या है, जैसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो जो चीज़ पूछा जाता है उसे आपको मानना पड़ेगा। मान देंगे कैसे, वो मैं बता दूं। जैसे देखो इसमें भिन्न का कारण है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 3.4 है सर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड, माना कि भिन्न जो है वो x y y है, लेकिन उसमें हमें मानना कैसे पड़ेगा कि माना कि अंश बराबर, माना भिन्न में अंश बराबर, भिन्न का अंश बराबर, भिन्न का अंश इक्वल टू x और भिन्न का अर्ग इक्वल टू y। ठीक है, अब कंप्लीटली भिन्न क्या बन जाएगा हमारा, x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन या कह सकते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिख भी सकते हैं प्रश्नानुसार हमारा जो पहला कंडीशन दिया गया है कि अब हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें मतलब कि x+1 अपॉन, और हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दें y-1, तो ये भिन्न क्या मिल जाती है, 1 बन जाती है। तो ये हमारा पहला कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो ये हो जाएगा x+1 इक्वल टू y-1, और y इधर भेज दो और इस 1 को उधर, तो ये हो जाएगा x - y इक्वल टू -1 x - 1 इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन से हम लोग का एक समीकरण बन गया, और इस समीकरण को जैसे मैंने बनाया सेम इसी तरीके से दूसरे कंडीशन पे हम लोग साथ उसको पूरा कंप्लीटली लिखेंगे और उस पर समीकरण बनाएंगे। और समीकरण बनाने के बाद का जो प्रोसेस है काफ़ी इजी है, और वो एक प्रोसेस मैं बता भी चुका हूँ, और उस प्रोसेस को फिर आप लोगों को करना रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा कह रहा है कि भिन्न में यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब अंश में कुछ नहीं कहा गया, तो अंश में कुछ नहीं कहा गया, तो ये हो जाएगा x अपॉन y+1 इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू y+1 या 2x - y इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2। और मुझे पता है कि यहाँ से x - y इक्वल टू -2, समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को सब लोग देखो आप ध्यान से, और ऐसा बहुत मुझे लगता है बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई थिंक मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन काफ़ी इजी है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो यकीनन वो बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन के वो अगले दिन या आज ही शाम तक मुझे मैसेज करके बता दे कि सर एक और क्वेश्चन करा दीजिएगा, मैं करा दूंगा। लेकिन पहले एक बार खुद से ट्राई करो। मैथ विदाउट प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे, ये तो सभी लोग जानते हो, और बार बार मैं इस चीज़ को बोलता भी हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बार ट्राई करना, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगे तो
फिर मुझे कॉल मैसेज करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर नहीं लगा, एक और प्रैक्टिस में करा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग जो भी और प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं एक दो और मैं बता देता हूँ, बाकी और सारे मैं नहीं बताऊँगा। एक बार पहले खुद से सभी लोग ट्राई करो, जब सब नहीं लगे तब मैं बताऊँ, तब तुम लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। लेकिन अगर मैं सारा एक तरफ से बताते चला जाऊँगा तो कहीं ना कहीं सभी लोग बस सिर्फ कॉपी कर लोगे, कुछ आएगा नहीं मैथ में। जब तक कुछ अपने से नहीं ट्राई करोगे तब तक कुछ नहीं आना है। तो इसलिए इसको नोट करिए और उसके बाद फिर आगे बताता हूँ। आंसर बन गया? ठीक है, तो ये आई थिंक नोट हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में मैं सिर्फ आप लोग को हिंट दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को मैं इक्वेशन बना करके दे दूंगा अगर, तो कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा और काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप लोग को फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा और ना ही कोई करना चाहेगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हुई थी? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जैसे देखो ये सब प्रॉब्लम्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ये हाई स्कूल में नहीं आया है। सभी लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। तो इन सब वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ करके इक्वेशन बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें डबल वेरिएबल है, और जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल का पढ़ा था। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा, सिंपल सा है, समझा दे रहा हूँ, समझ लो पहले। अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगले दिन कंप्लीट वीडियो बना दूँ, कंप्लीट सवाल को ही सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब इस क्वेश्चन में नूरी और सोनू दो लोगों का है, एज दिया गया है। तो सबसे पहला काम, किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो। मतलब कि सबसे पहले मान लो कि नूरी है, मैं पूरा कंप्लीटली नहीं लिख रहा हूँ, माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु, अच्छा एक मिनट रुको, क्योंकि इसमें कंडीशन दे रखा है, तो जरा कंडीशन पहले देख लेते हैं। 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अच्छा, इसमें जो पूछा गया है वो नूरी की आयु प्रेजेंट टाइम में कितनी है ये पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रेजेंट टाइम में जब पूछा गया है तो जो रिलेट करेंगे वर्तमान में उस आयु की रिलेट करेंगे। मतलब कि वर्तमान में नूरी की आयु x और सोनू की आयु y। तो अब इसके बाद जो कंडीशन कहा जा रहा है उसको फॉलो करते जाओ और इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? मैं भी कहूँ कि आप 15 साल के हैं और 15 साल, उसके बाद मैं कहूँ कि 5 वर्ष पूर्व आपकी एज कितनी है, कितनी थी, तो तुरंत आप कहेंगे कि सर आज अगर मैं 15 साल का हूँ तो 5 वर्ष पूर्व 10 साल का था। तो क्या किया, 5 माइनस किया ना, 5 हटाया। तो ऐसे इसमें 5 वर्ष पूर्व की एज अगर निकालनी पड़े जाए, 5 वर्ष पूर्व की, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा y माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 बराबर कितनी थी? 3 गुनी थी। तो यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा y माइनस 5। सबसे पहला समीकरण हमारा यहाँ ये बन गया। सिंपल सा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना था और हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लो। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15 और 3y को इधर ले आओ, 5 को उधर ट्रांसफर कर दो। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 मैं नहीं बताने वाला, क्यों? जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है। अगर 5 वर्ष पूर्व किया तो x माइनस 5 किया, 10 वर्ष पश्चात किया तो पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब हो जाएगा x प्लस 10 y प्लस 10 और कंडीशन जो दिया गया उस कंडीशन को फुलफिल कर दो और फिर से समीकरण बन जाएगा। और दोनों समीकरणों को सॉल्व करके कंप्लीटली कहीं ना कहीं आप उसको इसको सॉल्व कर लेना है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एक बार पहले एक्सरसाइज को काफी क्वेश्चन नहीं है, 5 ही क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, 3 क्वेश्चन खुद से करिएगा। नहीं समझ में आता, नहीं होता है तो नेक्स्ट डे मैं इसका वीडियो कंप्लीटली दे दूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने ग्रुप सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए जैसे ग्रुप में किसी अदर विद्यालय में नहीं, अपने ही विद्यालय के स्टूडेंट में शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।